अस्सलाम वालेकुम। संगे पारस बाय महविश इफ्तिखार, एपिसोड 2। बेसाहिबानी की पहली रात उन 3 जानवरों पे बहुत कड़ी, बहुत तलख गुजरी थी। नुकसान इतना बड़ा था कि वो तीनों माँ बेटियां सारी रात आंसुओं से अपने ज़िया का खाता लिखती रही थीं, मगर अजाले की कोई सूरत बार आई नजर नहीं आती थी और उनके बराबर में उनके बहुत से अपने मज़े से ख्वाबे और गोश्त के मज़े लूटते रहे थे। यहाँ तक कि दिन चढ़ आया था और घर में जिंदगी मामूल से ज्यादा चहल पहल के लिए बेदार हो गई थी। मर्दों की फरमाइशें, बच्चों का उद्यम, खवातीन की खुशगपियाँ, किसी की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। फर्क पड़ा था तो सिर्फ उन्हें जो यकायक जमाने के सर्दो गर्म सहने को तन्हा रह गई थी। चच्ची जान, आपसे ताज़ियत के लिए कुछ खवातीन आई हैं। उस्मान ताया की बेटी नौशी ने कमरे में दाखिल होते हुए अपने पीछे आने वाली खवातीन को रास्ता दिया तो अर्जमंद बेगम ने अपनी मतवरम आंखें उठाते हुए दरवाजे की तरफ देखा और जूं ही उनकी नजर आने वालों के पुरखलूस और मनूस चेहरों से टकराई, वो एक पल के लिए हैरान रह गई। सबाहत भाभी, उनके लबों से निकलने वाला नाम आने वाले की आंखें भी नम कर गया था। वो तेजी से आगे बढ़ी थी और अंजुमन बेगम के गले लग गई, जो बेख्तियार उठ खड़ी हुई थी। उनके सीने से लगते ही अर्जुमंद के सब्र का पैमाना छलक उठा था। वो फूट फूट के रो पड़ी थी। उनकी आवाज सुन के उनकी नंद और जेठानी अंदर चली आई थी और जो ही उनकी नजर आने वाली हस्ती के चेहरे से टकराई थी, वो चारों भी हैरान रह गई थी। तूबा, कुछ तो खा लो यार, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तूबा के कमरे में वो तीनों सहेलियां उसे घिरे बैठी थी, मगर वो टस से मस न हो रही थी। माँ नूर को उन्होंने जबरदस्ती थोड़ा सा फल खिला दिया था, लेकिन तूबा के मुंह में कल से एक दाना नहीं गया था। उसके चेहरे पे खंडती जर्दी ने उन सबको परेशान कर दिया था। उसी सना में हल्की सी दस्तक के बाद दरवाजा खुला था और किसी ने कमरे में कदम रखा था। उन तीनों ने बेख्तियार आने वाली की तरफ देखा था, जो धीरे धीरे कदम उठाती तूबा के मुकाबले 2 जानू बैठ गई थी। कालीन पे जमी तूबा की खाली निगाहों में जुम्बिश हुई थी। उसने नजरें उठाई थी और फिर गोया पलके झपकना भूल गई थी। ज़ाहा, उसके लब लरसे थे। अगले ही लम्हे वो अपनी बचपन की सहेली के गले लगकर फूट फूट के रो पड़ी थी। हाँ अली, ये लोग आज यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मैं जमील साहब के साथ प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट भिजवा रहा हूँ। तुम हर पॉइंट और से देख लेना, हम फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो होटल के कमरे में फोन पर अपने पार्टनर और दोस्त से महवे गुफ्तगू था जब दरवाजे पे दस्तक हुई थी। नौफल मोबाइल कान से लगाए आगे बढ़ा था। दरवाजा खुलने पर उसकी नजरें नगीन के चेहरे से टकराई थी। उसे अंदर आने का रास्ता देता वो बगौर अली की बात सुनने लगा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम में से कोई इस प्रोजेक्ट को अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाए। वो बोलता हुआ अंदर चला आया था। नगीन को कमरे के वस्त में खड़ा देखकर उसने हाथ से सोफे की जानिब इशारा किया, मगर वो एक बेतासुर नजर उस पे डालकर खामोशी से दरीचे में जा खड़ी हुई थी। उन लोगों की 5 बजे की फ्लाइट है। मैं इंशाल्लाह 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। उसकी बात पे बाहें निगाहें जमाए खड़ी नगीन के लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए थे। उसने पलटकर एक तेज नजर नौफल चाह पे डाली थी और सीने पे हाथ बांधे उसकी तरफ रुख मोड़ गई थी। चंद लम्हों की मजीद गुफ्तगू के बाद कॉल बंद हो गई तो नौफल ने फोन एक तरफ रखते हुए उसकी तरफ देखा। कैसी हो? शुक्र है तुम्हें मुझसे हाल हवाल करने की फुर्सत तो मिली। वो इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट लिए बोली तो नौफल के चेहरे पे एक थकी थकी सी मुस्कुराहट आ ठहरी। ऐसी बात नहीं है, तुम जानती तो हो कि अचानक कितनी बड़ी इमरजेंसी पेश आ गई। कितनी बड़ी? उसके चेहरे पे निगाहें जमाए वो सपाट लहजे में बोली तो नौफल बेख्तियार चौंक गया। आज आप मुझे बता ही दे नौफल साहब कि इस इमरजेंसी की नौयत कितनी संगीन है, क्योंकि जितनी फिक्र जितना दुख आपको इस साने का हुआ है, इतना तो शायद उनके अपने अजीजों को भी नहीं हुआ होगा। फजूल बातें मत करो, मैंने तुम्हें बताया था कि वो हमारे पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं। उसने गुस्से से नगीन की तरफ देखा तो उसके लबों पे तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। मिलने वालों के लिए इतना तरद्दुद, कमाल है।
याद है उस दिन शॉपिंग के बाद मैंने तुमसे कहा था कि 3-4 दिन और रुक जाओ, मुज़ना की मंगनी के बाद दोनों इकट्ठे चलेंगे। तब तो तुमने कहा था कि तुम्हारे बहुत से अहम काम रुके हुए हैं कराची में। अब वो अहम काम कहाँ गए नौफल साहब? उसका अंदाज नौफल को सत्तापा सुलगा गया। वो इस किस्म के लबो लहजे सुनने का आदी नहीं था। तुम्हारी बहन की मंगनी का मुझसे क्या ताल्लुक है? उसने सारा लिहाज बालाए ताक रख दिया तो नगीन फारूक की खूबसूरत आंखों में चिंगारियां सी भर गई। और उस मोहतरमा के बाप की फोतगी से तुम्हारा कोई स्पेशल ताल्लुक है? नगीन, उसके गुस्से से पुकारने पे नगीन के लबों पे काटदार मुस्कुराहट फैल गई। बहुत बुरा लगा है जनाब को। आइंदा मुझे डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। उसका सर्द लहजा नगीन को लब बेचने पे मजबूर कर गया। मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, नौफल के फोन की बेल ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। जी अम्मी। स्क्रीन पे अम्मी लिखा देख के उसने सारा से फोन कान से लगाया। ऐसे करो बेटा कि तुम हमारा सामान लेकर यहाँ आ जाओ। नहीं अम्मी, मैंने आप लोगों के लिए कमरा बुक करवा लिया है। उनकी बात समझ के नफी में सर हिलाता हुआ बोला तो नगीन बुरी तरह चौंक गई। तो क्या नौफल की फैमिली भी यहाँ पहुंच गई है? उसके चेहरे पे तशवीश फैल गई थी। मैंने अर्जुमंद को बताया है, लेकिन वो हमें किसी तौर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यही हाल बच्चियों का भी है, और सच पूछो तो मेरा और जाहा का भी उन्हें इस हाल में छोड़ के आने का बिल्कुल दिल नहीं। हम इतनी दूर से उनके गम में शरीक होने के लिए आए हैं। क्या फायदा जो उनकी दिलजोई ना कर सकें? सबाह दिल गिरफ्तार से बोले तो नौफल खामोश हो गया। तुम सामान लेकर आ जाओ और आके अर्जुमंद से भी मिलो। उसे जब से पता चला है कि तुम कल से ना सिर्फ सारा वक्त यहाँ थे, बल्कि हसन भाई के साथ अस्पताल में भी मौजूद थे, तो वो तुम्हें देखने के लिए बुरी तरह बेचैन हो गई है। अर्जुमंद बेगम ने उसे हमेशा अहमर की तरह चाहा था। नौफल के लिए उन्हें इस दुख की हालत में देखना बहुत तकलीफ दे था। और फिर तूबा, पता नहीं उसकी कैसी हालत थी, उससे मिलने वाली भी थी या नहीं। मैं आता हूँ, वो बोझे लहजे में बोला तो नगीन की पेशानी पे बल पड़ गए। खैर से आओ। सबाहत बेगम ने उसे दुआ देते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया तो नौफल भी हाथ में पकड़ा फोन जेब में रख लिया था। आंटी के साथ और कौन आया है? खुद पे काबू पाते हुए नगीन ने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। नौफल ने गहरी सांस ली। जाहा। उसके जवाब में नगीन एक पल को खामोश हो गई। ये तो कुछ ज्यादा ही गहरा दोस्ताना था, वरना जाहा ने उससे तो आज तक सीधे मुंह बात नहीं की थी। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नौफल ने उसकी तरफ देखा। बहुत शुक्रिया, मैं जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊंगी। वो उसे तला निगाहों से देखती तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई तो नौफल गुस्से से सर झटकता रूम सर्विस को बुलाने के लिए इंटरकॉम की जानिब मुतवज्जा हो गया। नगीन सुलगती हुई अपनी गाड़ी में आके बैठी तो उसका खून बुरी तरह खोल रहा था। ये जो कुछ हो रहा था ठीक नहीं हो रहा था। नौफल चाह उसकी मोहब्बत नहीं, उसका इश्क था, और आज से नहीं, यूनिवर्सिटी के जमाने से था। मगर उसके लिए इस मोहब्बत में सबसे ज्यादा तकलीफ पहलू जो रहा था वो नौफल की बेतनाई थी। उसके इतने हुस्न और इतनी चाहत के बावजूद नौफल जहां ने उसे हमेशा अपनी एक अच्छी दोस्त के अलावा और कुछ नहीं समझा था। हालांकि वो जानता था कि वो उससे शदीद मोहब्बत करती है, उसके बावजूद उसने कभी उसके जज्बात को ज़ीराई नहीं बख्शी थी। क्यों, वो नहीं जानती थी, मगर ये बड़ा कर्तनाक एहसास था। आज से 10 साल पहले जब नौफल इस शहर से कूच कर गया था, तब उसके लिए गोया क़यामत बर्पा हो गई थी। उसने बहुत मुश्किल से उसके बगैर वक्त गुजारा था, और फिर एक दिन नौकरी के बहाने वो खुद भी उसके पास कराची चली गई थी। उसकी इस दीवानगी पे उसके घर वालों ने बहुत शोर मचाया था, मगर उसने किसी की एक ना सुनी थी। वो वैसे भी बेहद खुदसर लड़की थी। अपने मिजाज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त कर लेना उसके सरिश्त में शामिल ही नहीं था। थक कर उसके वालिद ने उसके लिए कराची में एक फ्लैट ले लिया था और अपनी एक बेबा खाला और उनकी बेटी को उसके पास भेज दिया था। मगर गुजरते वक्त के साथ उसकी परेशानी एक बार फिर सर उठाने लगी थी। उसके मम्मी और पापा उसकी शादी के ख्वाह थे, लेकिन नगीन के लिए नौफल के अलावा किसी और को कबूल करना मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ नौफल की जिंदगी के अपने इम्तहानात और मजबूरियां थी। वो दिल में किसी और की मोहब्बत को बसाकर जिंदगी में किसी दूसरे को शामिल करना खयानत तस्वुर करता था। इसलिए उसने नगीन की मोहब्बत की तरफ से हमेशा आंखें बंद रखी थी।
लेकिन अगेन किसी तौर हार मानने को तैयार ना थी। वो इसकी तरफ से हमेशा चौकस रहती थी। यही वजह थी कि वो इस मामले को लेकर बेहद परेशान हो गई थी। नौफल जा, अगर इस सिलसिले की एक भी कड़ी तुम्हारे दिल से जाकर जुड़ी तो याद रखना मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी। नौफल के हवेले पे नजर जमाई उसकी सोचें जहरीली होने लगी थी। उसका बस नहीं चाह रहा था कि वो चुटकी बजाते में मामले की तह तक जा पहुंचे। ड्राइंग रूम की फिजा में अंजुमन बेगम की सिसकियां टूट टूट कर बिखर रही थी। मलूल सा नौफल उनसे फासले पे सर झुकाए बैठा था। वक्त ने कितने अजीब से हालात में उनके मिलने का सामान किया था कि 10 साल बाद एक दूसरे को रूबरू पाने की खुशी पे हसन मुज्तबा के बिछड़ने का गम हावी हो गया था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने ना सिर्फ खुद अपने अंकल की आखिरी रसूमात में शिरकत की बल्कि बाबी और जाहा को भी यहाँ बुला लिया। अंजुमन ने आंसू साफ करते हुए नौफल की तरफ देखा। कैसी बातें करती हैं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। नौफल के चेहरे पे मलाल बिखर गया था। ये कैसा तकल्लुफ था जो उनके बीच हायल हो गया था। तभी मानूर और जाहा के हमरा तूबा अंदर दाखिल हुई थी। उन्हें देख के नौफल बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नौफल भाई। मानूर के आगे बढ़ने पे नौफल का हाथ शफीक अंदाज में उसके सर पे आ ठहरा था। वो बेख्तियार रो पड़ी थी। रोते नहीं बेटा, हौसला करते हैं। उसका नरम मुशफिक लहजा नजरें झुकाए खड़ी तूबा की आंखों में आंसू भर गया था। इस शख्स का वजूद हमेशा से इन सब के लिए इतनी ठंडक लिए हुए था, फिर पता नहीं वो एक सिर्फ उसके लिए क्यों जलते हुए सहरा में तब्दील हो गया था। इस सख्त तरीन वक्त में वो उनके साथ साथ रहा था। इस इत्तला ने तूबा को अजीब सी उलझन में डाल दिया था। कहाँ तो वो मिलने का रवादार ना रहा था और कहाँ वो हर आन उनके दुख में शरीक होने को आ गया था। ये सब क्या था आखिर? कैसी हो तूबा? नौफल जा की नजरें निगाहें झुकाए खड़ी तूबा के चेहरे से टकराई थी और उसका दिल कट के रह गया था। जर्द रंग, मतवर्रम आंखें और साई साई करता वजूद, वो अपने अंदर फैली वहशत की अमली तस्वीर बनी खड़ी थी। दूसरी तरफ उसकी नरम पुकार तूबा की समातों को हैरान कर गई थी। उसकी भीगी आंखें उठी थी और नौफल जा के चेहरे पे आ ठहरी थी। ठीक हूँ। उसके लहजे की मरूनी नौफल को लब भींचने पे मजबूर कर गई थी। जाहा उसे अपने बाजू के घेरे में लिए मुकाबले रखे सोफे पे जा बैठी थी। अहमर कब आ रहा है आंटी? नौफल ने बदीक अपनी निगाहें उससे छुड़ाते हुए अंजुमन बेगम की तरफ देखा था, जो इस सवाल पे एक ठंडी सांस भर के रह गई थी। कल की फ्लाइट है बेटा। उसकी फैमिली भी साथ है? नहीं, वो अकेला आ रहा है। उनके जवाब पे नौफल तासुफ के मारे खामोश हो गया था। अहमद की खुद गर्जी तो हमेशा से उसकी जात पे हावी रही थी। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। इसकी बात पर तोबा की निगाहें बेख्तियार उसकी तरफ उठ गई थी। वो कितने अरसे बाद नौफल जाग इसी छत के नीचे खड़ा देख रही थी। तुम कहीं नहीं जा रहे, यही सबके साथ रुकोगे? अर्जुमन बेगम के कतई लहजे पे नौफल के चेहरे पर बेबसी फैल गई थी। प्लीज आंटी, अच्छा नहीं लगता। वैसे भी कल सुबह तो मुझे यहीं आना है। उसके इनकार पर तूबा के लबों पे किस सहजाया मुस्कुराहट बिखर के माधूम हो गई थी। वो तो महज दुनियादारी निभा रहा था। उसकी माँ गए वक्तों का मान लिए बैठी थी। जब कल सुबह यहीं आना है तो इस वक्त जाने की क्या जरूरत है भला? अपने घर के होते हुए तुम होटल में रुको, ये भी अच्छी बात है। और नौफल बेचारगी से उन्हें देखता खामोश हो गया था। इसके चेहरे का फीकापन तूबा को बेजार लगा था। एक लम्हे को तो उसके जी में आया था जो माँ को टोक दे कि इस शहर में नौफल जाकर एक घर और भी है जहाँ उसकी मोहब्बत रहती है, मगर अफसोस वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती थी। मसलहत के तकाजों ने उसके लबों पर खामोशी का बंद बांध दिया था, मगर दिल में फैली बदगुमानी कुछ और बढ़ गई थी। रात के खाने के बाद नौफल अंदर मौजूद लोगों से घबरा के बाहर लॉन में चला आया था, जो खिलाफे तवक्का खामोशी में डूबा हुआ था। वो धीरे धीरे कदम उठाता वस्त में रखी कुर्सियों में से एक पे आ बैठा था। यहाँ आके तो उसकी बेचैनी सवा हो गई थी। उसकी यादों में बसे हसन विला से अपनायत का जो एक एहसास जुड़ा था, वो अब यकसर मफकूद हो गया था। अजनबियत के इस एहसास ने उसके दिल को अजीब सी यासियत में गिरफ्तार कर दिया था। हर चीज कितनी नजदीक होके भी कितनी दूर हो गई थी। वो उसके सामने थी मगर फिर भी उसकी ना थी।
یہ احساس بڑا جان لیوا تھا۔ اپنا تھکا ہوا سر کرسی کی پشت سے ٹکاتے ہوئے اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی تھی۔ تبھی اس کی نظریں حسن ولا کے دائیں طرف موجود سفید عمارت پہ جا ٹھہری تھی۔ یہ ایک اور زخم تھا جو یہاں آتے ہی کھل گیا تھا۔ اس سفید عمارت کی ایک ایک اینٹ سے اس کے باپ کی محنت اور اس کی ماں کے ارمان جڑے تھے۔ یہ کبھی ان کی خوشیوں کا محور مرکز ہوا کرتی تھی۔ یہاں زندگی بہت آسان اور بہت محفوظ تھی، مگر تب تک جب تک بابا کا ساتھ تھا۔ ان کے بعد تو جیسے ہر خوش گمانی دھواں ہو گئی تھی۔ بابا کا پیار، ان کے مشفق سائے کا احساس آج بھی اس کے اندر تازہ تھا۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب محب کی ضد پہ بابا نے نئی گاڑی خریدی تھی اور وہ سب اپنے گھر کے پورچ میں کھڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہے تھے۔ واہ زبردست! بلیک کلر کی آکاڑ کی چھت پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے محب کا چمکتا چہرہ دیدنی تھا، جبکہ زاہا کی تو خوشی کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ ہائے، یہ اتنی پیاری گاڑی ہماری ہے بابا! وافرتگی سے گاڑی کو تکتے ہوئے اس نے پلٹ کے منصور صاحب کی طرف دیکھا۔ جی بابا کی جان، یہ آپ ہی کی گاڑی ہے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے اس کے شانے کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ اس نے محبت سے ان کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ سچ میں بہت پیاری ہے، میں طوبا کو بلا کے لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے الگ ہوتی دونوں گھروں کی درمیانی دیوار میں موجود چھوٹے سے دروازے کی طرف آگی تو منصور صاحب بے اختیار ہنس پڑے۔ کیوں نوفل، تمہیں گاڑی پسند نہیں آئی بیٹا؟ انہوں نے خاموشی سے گاڑی کے پاس کھڑے نوفل کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ کیوں نہیں بابا، اتنی خوبصورت چیز کو بھلا کوئی ناپسند کر سکتا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مگر ایک بات بتائیں، آپ نے اتنی مہنگی گاڑی کیوں لی؟ میں بھی یہی کہنے والی تھی، کیا ضرورت تھی بچوں کی ضد پر اتنی مہنگی گاڑی لینے کی؟ صباحت بیٹے کی بات سن کے قریب چلی آئی۔ میرے محب کی فرمائش تھی، اس لیے رد نہیں ہو سکی مجھ سے۔ انہوں نے نرم نگاہوں سے محب کی طرف دیکھا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اندر کی چیکنگ میں مصروف تھا۔ منصور جا کے اپنے تینوں بچوں میں جان تھی۔ وہ تو صحیح ہے، لیکن اتنا تو سوچیں کہ ہماری ساری جمع پونجی پہلے ہی اس گھر پہ لگ چکی ہے، اب ہمیں سب کچھ ان بچوں کے لیے نئے سرے سے جوڑنا ہے۔ بیوی کی فکر مندی پہ وہ مسکرا دی۔ پریشان مت ہو، سب کچھ ہو جائے گا۔ اب دیکھو نا، اللہ نے حسن کو کتنا اچھا وسیلہ بنا دیا، ورنہ کاروبار کرنا میری بس کی کہاں بات تھی۔ ان کی بات پہ صباحت ایک گہری سانس لیتی خاموش ہو گئی۔ حسن مجتبیٰ اور منصور جا ایک دوسرے کے پرانے دوست تھے۔ حسن صاحب کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا، جبکہ منصور صاحب کی فیملی میں سبھی ملازمت پیشہ افراد تھے۔ وہ خود بھی گورنمنٹ کے ایک ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، لیکن چونکہ ایمانداری ان کا خاصہ تھی، اس لیے گھر میں ہر نعمت کی موجودگی کے باوجود دولت کی ریل پیل نہ تھی۔ آج سے کچھ سال پیشتر جب حسن صاحب نے اپنے بھائیوں سے علیحدگی کے بعد اپنا کاروبار الگ کیا تھا، تب انہیں ایک پارٹنر کی ضرورت پیش آئی تھی۔ ایسے میں منصور جان نے اپنے ترکے میں ملنے والے حصے کو شراکتی بنیاد پہ حسن مجتبیٰ کے ساتھ کاروبار میں لگا دیا تھا۔ ان کا حصہ چونکہ حسن صاحب کے مقابلے میں کم تھا اور وہ کاروبار کو چلا بھی نہیں رہے تھے، اس لیے ہر ڈیل میں انہیں 40% اور حسن مجتبیٰ کو 60% ملنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں برکت ڈالی تھی۔ ان کا کاروبار دنوں میں ترقی کی نئی منزلوں کو پہنچ گیا تھا۔ یوں محض چند سالوں میں ہی منصور جا اس قابل ہو گئے تھے کہ اپنا گھر بنا سکتے۔ حسن مجتبیٰ کے مشورے سے انہوں نے ان کے گھر کے برابر والے پلاٹ پہ اپنے نئے گھر کی تعمیر شروع کی تھی۔ نئی طرز پہ بننے والے اس بنگلے کی ایک ایک چیز ان سب نے بہت پیار اور ارمانوں سے چنی تھی۔ دونوں گھروں کی درمیانی دیوار میں ایک دروازہ بھی رکھا گیا تھا تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو سکے۔ جہاں پیلس ان کی خواہشوں کے عین مطابق تیار ہوا تھا، مگر اس کی تعمیر میں منصور صاحب کی اب تک کی تمام جمع پونجی صرف ہو گئی تھی، جس نے صباحت بیگم کو تھوڑا پریشان کر دیا تھا۔ ایسے میں اکارڈ جیسی مہنگی گاڑی کو دیکھ کے انہیں خوشی سے زیادہ فکر نے آن گرا تھا، اور کچھ یہی کیفیت نوفل کی بھی تھی، جس کے نزدیک انہیں فی الحال گاڑی بدلنے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ زاہا کے ساتھ طوبا اور ماں نور کے آمد نے پورچ میں نئی ہلچل مچا دی تھی۔ ان کی خوشی پہ وہ تینوں بے اختیار مسکرا دیے تھے۔ ہمیں نئی گاڑی میں آئس کریم کھلا کے لائیں نوفل بھائی۔ طوبا کی فرمائش پہ نوفل نے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ اتنے میں دوسری طرف سے ارجمن بیگم بھی مسکراتے ہوئے چلی آئی تھی۔ احمد اپنے دوستوں کے ساتھ اور حسن صاحب ایک بزنس ڈنر میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بہت مبارک ہو بھائی جان اور بھابھی،
वो आगे बढ़ के सबाहत बेगम के गले लगी तो उनकी मुस्कुराहट गहरी होगी। तुम्हें भी मुबारक हो, आखिर को तुम्हारे भाई की गाड़ी है। भाई की नहीं, भतीजे की। मोहिब ने माँ की बात उचकी तो सभी बेख्तियार हंस दिए। कोई नहीं जी, ये सिर्फ अंकल और नौफल भाई की गाड़ी है, आपके साथ तो वो टीचर बाइक सूट करती है। तूबा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसे चिढ़ाया। मैं जानता हूँ तुम मेरी पर्सनालिटी से जलती हो। मोहिब की जवाबी कार्रवाई पर अंजुमन ने मुस्कुराते हुए उन्हें टोक दिया। अच्छा, अब शुरू मत हो जाना, तुम दोनों चल के खाना खत्म करो। उन्होंने बेटियों की तरफ देखा था। नहीं, हम नौफल भाई के साथ आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। तूबा के जोश से कहने पे अंजुमन बेगम ने उसे फहमाइशी नजरों से देखा। कोई जरूरत नहीं उसे परेशान करने की, वो भी थका हारा आया होगा। नौफल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला हुआ था, जहां वो सभी दोस्त यूनिवर्सिटी के बाद शाम में मिलकर पढ़ाया करते थे। मंसूर साहब ने जब से घर बनाया था, नौफल ने उनसे अपने जेब खर्च की मद में 1 रुपया भी नहीं लिया था। वो अपने ऊपर के सारे अखराजात इसी जॉब से पूरे किया करता था। क्यों नौफल भाई, हम आपको परेशान कर रहे हैं? तूबा ने मुंह लटकाए उसकी तरफ देखा। नौफल मुस्कुरा दिया। बिल्कुल नहीं, दरअसल मेरा तो अपना दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने को। उसकी बात पे जहाँ तूबा का चेहरा जगमगा उठा था, वहीं अर्जुमन बेगम की शिकायती नजरें उस पर आ ठहरी थी। क्यों इन्हें इतना सर पे चढ़ाते हो मेरी प्यारी आंटी? इतना नहीं, बस थोड़ा सा। नौफल ने मुस्कुराकर उन्हें अपने बाजू के घेरे में लिया तो अंजुमन भी बेबसी से सर हिलाती मुस्कुरा दी। उसके मिजाज की यही नरमी और अच्छाई तो उसे हर दिल अजीज बनाती थी। आपको पता चला मंसूर भाई ने नई गाड़ी ली है? अंजुमन ने हसन साहब के हाथ से कोड़ लिया। वो भी कुछ देर पहले डिनर से वापस लौटे थे। मालूम है, बेतासुर लहजे में कहते हुए उन्होंने टाई की नॉट ढीली की, लेकिन अंजुमन बेगम अपने ध्यान में थी, इसलिए उनके लहजे को महसूस नहीं कर पाई थी। अल्लाह पाक उन्हें नसीब करे, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। वो तो होगी ही। इस तरसाई अंदाज में हंकारा बढ़ते वो बेड पे बैठकर जूते उतारने लगे तो आपकी बाहर अंजुमन चौंके बिना न रह सकी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने बगौर शोहर का चेहरा देखा। तुमने वो मिसाल तो सुनी होगी, दुख झीले बीफ आखता और कौवे अंडे खाएं। बस हमारे साथ वही हो रहा है। वो काटदार मुस्कुराहट लिए गोया हुए तो अंजुमन बेइख्तियार ठटकी। हसन, कुछ हुआ है क्या? क्यों, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? उन्होंने जवाबन तीखे चितौन से उन्हें देखा। मैं यहाँ दिन रात पागलों की तरह मेहनत करूं, खबारियां काटूं और ये साहब मजे से बैठकर अपने बैंक भरे। कहाँ इंसाफ है ये? उन्होंने तेवरियां चढ़ाई। लेकिन ये सब तो आप दोनों ने यूं ही तय कर रखा था। आप जानते तो थे कि मंसूर भाई बिजनेस करना नहीं जानते। अर्जुमन बेगम ने हैरत से उनकी तरफ देखा। वो नहीं जानता था, लेकिन सीख तो सकता था। मगर जब उसे घर बैठे लाखों का मुनाफा मिल रहा है तो उसे पागल कुत्ते ने काटा है जो वो बिजनेस के झमेलों में फंसता। उनकी बात पे अंजुमन बेगम ने गहरी सांस ली। आप बदगुमान मत हो, मंसूर भाई को अपनी नौकरी से फुर्सत ही कब मिल गई जो वो आपके साथ हाथ बटाएं। हाँ, अब अगर आप मुनासिब समझे तो नौफल को अपने साथ शामिल कर सकते हैं। हाँ, यकना शुद्ध दो शुद्ध। मेरा दिमाग खराब है ना, जो मैं एक के बजाय दो शरीक पैदा कर लूं। मैंने ये नाम मकाम अपनी औलाद के लिए बनाया है, मंसूर जा की नस्लों के लिए नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसकी बुनियादी इन्वेस्टमेंट वापस कर दूंगा। मैं मजीद उसे कमा कमा कर देने वाला नहीं। वो कतई लहजे में कहते अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तर्जमन हब तक से उन्हें देखे चली गई। हसन मुज्तबा की नीयत में आने वाला फतूर उन्हें साफ नजर आ गया था। उनका कारोबार तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था और वो अब अपनी इस कामयाबी के मुख्तार कुल बनना चाहते थे। लेकिन अगर उस वक्त मंसूर भाई आपकी मदद ना करते तो आज आप भी इस मकाम को ना पहुंच पाते। तब आपको उनके साथ की जरूरत थी हसन, और आज उन्हें हमारे साथ की जरूरत है। आप जानते तो हैं कि उन्होंने अब तक अपनी सारी कमाई पहले जमीन की खरीदारी और फिर घर पे लगा दी है। तो ये मेरा दर्द सा नहीं। हसन मुज्तबा ने बेहिस्सी से सर झटका तो अंजुमन बेगम की आंखों में तासुफ फैल गया। हसन, ये तो अपने दोस्त के साथ ज्यादती वाली बात होगी। ज्यादती वाली बात तब होती जब मैं उसकी इन्वेस्टमेंट हड़प करने के चक्कर में होता। और तुम बेफिक्र हो, बहुत पैसा है उसके पास। अगर ऐसा ना होता तो इतनी महंगी गाड़ी ना ली जाती। वो बोलते हुए ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गए तो अंजुमन मारे दुख के बैठी की बैठी रहेगी। उन्होंने आज जिंदगी में पहली बार अपने शरीके सफर की सोच पर अफसोस हुआ था।
नौफल अपने कमरे में बैठा कंप्यूटर पे काम कर रहा था जब धार से दरवाजा खोल के कोई अंदर दाखिल हुआ था। बुरी तरह चौंकते हुए नौफल ने आने वाले की तरफ देखा था, लेकिन जो ही उसकी नजर कमर पर हाथ रखे अहमद से टकराई थी, उसके लबों पर शरीर से मुस्कुराहट आ ठहरी थी। कितनों में उड़ गए हो? 3 में। और नौफल का कहकहा बेस आता था। अहमद दांत पीसता आगे बढ़ा था। दांत अंदर कर लो वरना तोड़ दूंगा फसाद की जड़। तो मैं कैसे हो गया फसाद की जड़? वो बामुश्किल तमाम हंसी के दरमियान बोला तो अहमद ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। क्या जरूरत थी पापा को बताने की कि आज रिजल्ट आउट हो रहा है? वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे थे। मुझे क्या पता था कि तुमने उन्हें नहीं बताया? नौफल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे बेइज्जती ज्यादा हुई है क्या? वो शरारत से आगे को झुका तो अहमद के चेहरे पे बेबसी फैल गई। मैंने उन्हें अभी बताया ही कहाँ है। वो दिल गिरफ्तार से उसके बेड पे गिर गया। तो आंटी को बता दो, वो खुद ही संभाल लेंगी। नौफल के मशवरे पर अहमद करंट खाकर सीधा हुआ था। जी जी, उन्हें बता दूं ताकि वो तुम्हारी नेक सीरती और काबिलियत पे मुझे वो सैर हासिल लेक्चर दें कि मेरी तबीयत साफ कर दें। उसने कचकचा के पास पड़ा तकिया नौफल को खींच मारा, जो उसने हंसते हुए कैच कर लिया। हाय मेरी प्यारी आंटी। तकिया बाजू में दबा उसने हज उठाया। अहमद उसे घूरता बेड पे चित लेट गया। नौफल उसे देखते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तो थोड़ा पढ़ लेते ना। वो चलता हुआ बेड के पास आ खड़ा हुआ। उसकी नजरें लेटे हुए अहमद के चेहरे पे जमी थी, जो छत को देख रहा था। मैं पापा को बता चुका हूँ, मैंने यहाँ नहीं पढ़ना, मैंने बाहर जाना है। यार बाहर क्या रखा है? नौफल बेसारी से खोया हुआ। यहाँ अंकल का इतना बड़ा कारोबार है, इसे कौन संभालेगा? मुझे नहीं मालूम, मुझे बस इतना पता है कि मैंने अपनी लाइफ पाकिस्तान में सेट नहीं करनी। वो कतईयत से कहता उठकर बैठ गया तो नौफल की आंखों में उसे देखते हुए तासुब फैल गया। अहमद हसन जैसा नसीब पाने के न जाने कितने बेरोजगार नौजवान ख्वाब देखा करते थे, और एक वो था जिसे अपनी जिंदगी में मौजूद आसानियों की कोई कदर ही ना थी। सच है, इंसान जैसी नाशुक्री मखलूक शायद ही कोई और हो। लेकिन इससे पहले कि नौफल उसे कुछ कहता, दस्तक की आवाज ने उसे दरवाजे की तरफ मुतवज्जा कर दिया। उसने आगे बढ़ के दरवाजा खोला तो बाहर तूबा खड़ी थी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरते देखकर वो परेशान हो गया। क्या हुआ तूबा, तुम क्यों रो रही हो? उसके पूछने की देर थी कि वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए भपक के रो पड़ी थी। तभी उसके पीछे जाहा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नमूदार हुआ था। नौफल ने इशारे से पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा प्रैक्टिकल जर्नल आगे कर दिया। मोहिब भाई ने कहा था कि वो डायग्राम्स बनाने में इसकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने साहा ने जर्नल खोल के नौफल के सामने किया तो नौफल की हंसी छूटते छूटते बची। मोहिब ने जगह जगह ऊट पटांग शक्लें बनाकर उसके जर्नल का हुलिया बिगाड़ दिया था। ओहो, बस इतनी सी बात थी। उसने तूबा के चेहरे से हाथ हटाने चाहिए। ये इतनी सी बात नहीं नौफल भाई, मुझे कल जर्नल सबमिट करवाना है। वो रोते हुए बोली तो नौफल मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो, मैं बना दूंगा। आप सच कह रहे हैं? उसने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा तो नौफल का दिल डोल गया। ये प्यारी सी गुड़िया जो उससे 6 साल छोटी थी, कब उसके दिल में आ बसी थी, उसे पता भी नहीं चला था। मैंने तुमसे कभी गलत बयानी की है? उसने उल्टा उससे सवाल किया तो तूबा आंखें साफ करती मुस्कुरा दी, और नौफल को लगा जैसे बरसती बारिश के बाद अचानक नरम सी धूप निकल आई। उसने हाथ बढ़ा के जहा के हाथ से जर्नल ले लिया। और मुहिब भाई? अब वो अपने अगले मुद्दे पर आई थी, यानी मुहिब चाह की शामत। उससे मैं पूछ लूंगा, मेरे सामने पूछिएगा जरा, उसने जोश से कहा तो नौफल मुस्कुरा दिया। उसके मुहिब की अजली दुश्मनी से वो सभी वाकिफ थे। अच्छा बाबा, तुम्हारे सामने पूछूंगा। उसके तसल्ली देने पे वो जहा के साथ खुश खुश वापस पलट गई तो नौफल ने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर दिया। तुम इस सोशल सर्विस से तंग नहीं आते? अहमद ने उसके हाथ में पकड़े जर्नल की तरफ इशारा किया, जबकि असूली तौर पे ये जर्नल इस वक्त उसके हाथ में होना चाहिए था, मगर उसने कभी अपनी बहनों को उतना ईमान दिया ही नहीं था कि वो अपनी परेशानियों में उसके पास दौड़ी चली आती। अपनों के कामों से कैसा तंग आना मेरे यार, वो बिना कुछ चिताए खुश दिली से बोला तो अहमद सर हिलाते उठ खड़ा हुआ। साफ बात है, मैं तो दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपनी जात को मुश्किल में नहीं डाल सकता। दुनिया और अपनों में बहुत फर्क होता है अहमद, नौफल रसान से बोला। लेकिन अहमद उसकी बात को अनसुनी किए शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। बाल बनाकर उसने परफ्यूम लगाया तो नौफल पूछे बिना ना रह सका, कहाँ जा रहे हो? सारा से मिलने, आज हमारा लंच का प्रोग्राम है।
ایک آخری نظر خود پہ ڈالتا وہ نوفل کی جانب پلٹا۔ کمال ہے، آپ غالباً آج فیل ہوئے ہیں۔ اس نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سو وٹ، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ اس کے کندھے اچکانے پہ نوفل کے لب مسکرا دیے۔ جی کیوں نہیں، لیکن کیا ہے نا کہ یہاں شاہ سواروں کی بات ہو رہی ہے، ان نالائقوں کی نہیں جنہیں کبھی سواری پہ بیٹھنا ہی نہیں آیا۔ تیری تو۔ احمد نے دانت پیستے ہوئے پاس پڑے برش کی طرف ہاتھ بڑھایا تو نوفل ہنستا ہوا چپاک سے دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔